हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने किया हुआ है, एक तो एडिशन ऑफ वेक्टर किया हुआ, इस तरह से किया गया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर की डिफिनेशन पर ही बेस्ड था। दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे फॉलो सर्टेन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सच एज लॉ ऑफ ट्रायंगल, and law of parallelogram, लॉ ऑफ ट्रायंगल आप जान रहे थे कि क्या था। टू वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। If two vector quantities can be represented in magnitude and direction taken in such a way that they are in the same direction, या ये कहने फर्स्ट के हेड पे सेकंड का टेल है, then the third side of the triangle taken in opposite order will be the resultant, that is sum of these two। उसके बाद हम लोगों ने पैरेललोग्राम किया था कि two vector quantities can be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then that diagonal which passes through their point of intersection will represent the resultant of these two। यानी जो डायगोनल जो ए वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा वो उसकी डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की, और जो इसकी लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर में दो ही चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और इसका रिजल्ट ये आ गया था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta was angle between a vector and b vector। theta was angle between a vector and b vector। और इनके कुछ पर्टिकुलर केसेस किए गए थे, और पर्टिकुलर केसेस में ये था कि थीटा 0 था तो आर क्या था, a प्लस बी था, और सेकेंड केस में थीटा अगर 180 था तो यहाँ पर आर की वैल्यू a माइनस बी थी व्हेन a इज ग्रेटर देन b, और ये वैल्यू b माइनस ए हो जाएगी व्हेन b इज ग्रेटर देन a। थर्ड केस ये था कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो r की वैल्यू √a² प्लस b²। इस पर बेस दो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए भी थे, आज कुछ और न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज किया था, subtraction of two vector quantities। इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है तो बी वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट करके आप इसमें सीधा ऐड कर दें माइनस बी वेक्टर, तो दिस वाज द रिजल्टेंट। दिस वाज द आर डैश क्या था, रिजल्टेंट था। आर डैश क्या था, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी आर डैश वेक्टर जो था वो क्या था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर था, और इसका मैग्नीट्यूड के लिए आप इस तरह से किए हुए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इस पर बेसिकली एक मिनट। फिर हम लोगों ने बात करा था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, इनका हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना है और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो ये था कि ए स्केलर प्रोडक्ट बी क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और इसमें हम लोगों ने ये भी कर रखा था कि अगर कहीं आई डॉट आई आ जाए या जे डॉट जे आ जाए और या के डॉट के आ जाए, आई जे के यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर्स एलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या था, 1 था, लेकिन आई स्केलर प्रोडक्ट जे या जे स्केलर प्रोडक्ट आई ये था 0, और जे स्केलर प्रोडक्ट के या के स्केलर प्रोडक्ट जे, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी, के स्केलर प्रोडक्ट आई या आई स्केलर प्रोडक्ट के। फिर हम लोगों ने देखा था कि ए वेक्टर अगर दिया हुआ है ए एक्स आई
प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो इससे ए जो स्केलर पर बी था वो क्या था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड, और ये इसलिए हो जा रहा था क्योंकि ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई तो 1 होगा, लेकिन ए एक्स बी वाई आई डॉट जे 0 हो जाएगा, ए एक्स बी जेड आई डॉट के 0 हो जाएगा, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई 0 हो जाएगा, ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1 हो जाएगा, ए जेड बी जेड ए डॉट के 1, बाकी सारा 0। इसके बाद हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट कहें या डॉट प्रोडक्ट कहें, क्योंकि इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वेक्टर प्रोडक्ट में अगर ए वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा बी वेक्टर दिया हुआ है और ए और बी के बीच एंगल क्या है, थीटा है, तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर व्हिच विल बी नॉर्मल टू ए एज वेल एज। आप अगर राइट हैंड लें और फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करें, तो जो स्ट्रेच थंब है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन अगर हमें बी क्रॉस ए लेना हो तो याद रखिएगा हमें जो फिंगर्स होगा वो बी से ए की तरफ लेना होगा, तो थंब डाउनवर्ड जाएगा। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, जैसा कि यहाँ पर ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता है, माइनस साइन। यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई मान लें, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे मान लें और जेड एक्सिस के लॉन्ग के ले लिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि आई क्रॉस प्रोडक्ट आई या जे क्रॉस प्रोडक्ट जे या के क्रॉस प्रोडक्ट के, ये क्या था, 0 था। लेकिन आई क्रॉस प्रोडक्ट जे, आई क्रॉस प्रोडक्ट जे जो था वो के आ जाता है, क्योंकि इसके बीच एंगल 90 होगा, साइन 91 होता है, 1 1 साइन 90 एंड यूनिट वेक्टर व्हिच इज नॉर्मल टू ए एज वेल एज बी। तो आई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे है वाई एक्सिस के लॉन्ग, दोनों पर नॉर्मल होती है, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है के है। तो यहाँ पर के जे क्रॉस आई जो होता है ये माइनस ए वेक्टर लास्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे, ये माइनस क्यों होता है, अगर अल्फाबेट जैसे हैं आई जे के तो उसमें प्लस रहेगा, आई क्रॉस जे के क्रॉस जे आई, लेकिन अगर उस अपोजिट ऑर्डर में है तो माइनस हो जाएगा। तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई, और या के क्रॉस जे जो होगा वो माइनस आई, के क्रॉस आई क्या होगा, जे, लेकिन आई क्रॉस के जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के। ये हम लोगों ने किया हुआ था, और अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो डिफरेंट कंडीशंस में पूछा गया है। इसमें अगर हम बात किया करें कि ए वेक्टर कोई दिया हुआ है जिसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, आई यूनिट वेक्टर, वाई ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर है, और बी वेक्टर जो है बी एक्स आई प्लस क्या हो, बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी जो हमने बताया था, एक तो ये है कि आप ये मल्टीप्लाई करें 1 बाई 1, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे के हो जाएगा, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे 0 होगा, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस आई होगा, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई माइनस जे हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस जे के होता है,
सॉरी के क्रॉस आई प्लस जे होगा, और ए जेड बी वाई के क्रॉस जे जो होगा वो माइनस आई होगा ए जेड बी जेड के क्रॉस जे। इसको इस तरह से कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगेगा। अगर डिटरमिनेंट मेथड से करें तो आप याद रखिएगा, आप आई जे के लिख लीजिए, और फिर उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, जो IIT या जेईई मेन के बच्चे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है कि डिटरमिनेंट करते रहें। नीट के भी बच्चे समझ लें, ये मेथड आसान है। ये आई, जब आई का कोफिशिएंट हम लेते हैं तो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा, इसको क्रैमर्स रूल से ए वाई बी जेड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस बी वाई ए जेड हो जाए। आप 1 by 1 मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे थे आई की 2 टर्म्स आ रही थी। फिर यहां पर हम माइनस साइन लगाएंगे अपने यहां, क्योंकि -1 की पावर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम अगर इसका देखें तो इसके लिए तो 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इवन आता है, तो -1 की पावर इवन प्लस हो जाती है। लेकिन इसके लिए -1 की पावर होगा क्या, 1 + 2 सेकेंड कॉलम है, तो ऑड आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और जे का कोफिशिएंट क्या होगा, ये कॉलम और ये छोड़ दें तो क्या आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, और प्लस के यूनिट वेक्टर जब हम देंगे तो के यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें तो आ जाएगा क्या, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो कोई दो वेक्टर्स अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो ये आ जाता है। हम दे रहे हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर गिवन बाई, ये क्वेश्चन है, if two vectors are given by a vector is 2i plus j minus 3k, b vector I plus 2j minus k vector, find unit vector which is normal to a vector as well as b। मतलब क्या है कि जो हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ दो वेक्टर्स दिए गए हैं 2i plus j minus 3k और i plus 2j minus k। आपको वेक्टर निकालना है इस तरह से कि दो कंडीशंस हैं कि वो यूनिट वेक्टर हो और इन दोनों पर क्या हो, नॉर्मल। तो यहां आपको करना क्या है, आपको सिंपली पहले तो हम अगर a क्रॉस b निकाल लें तो आपको पता है कि a क्रॉस b वो वेक्टर होगा जो a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है। और कैसे निकालेंगे, वही i j k और a x a y a z क्या हो जाएगा, 2 1 और -3, 2 1 और -3, 1 2 और -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जानते हैं कि i का कोफिशिएंट हमें लेना है जब, तो क्या लिखना है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है, तो 1 × 1 -1, और फिर माइनस आप -3 × 2 -6 हुआ, लेकिन -1 लगाना है तो ये +6 हो जाएगा। फिर माइनस अपने तरफ से लिखना है j, और j का जब कोफिशिएंट लिखेंगे तो आप ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 2 × -1 यानी क्या हुआ, -2, 2 × -1 क्या हुआ, जे का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो 2 × -1 क्या हुआ, -2, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस आप -3, 1 × -3 इज -3, और एक माइनस लगाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। याद रखिएगा 2 × -1 और माइनस माइनस प्लस। और फिर जब हम k लिखेंगे, k यूनिट वेक्टर, तो k का कोफिशिएंट क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 2 × 2 4 माइनस 1 × 1 1। तो रिजल्ट क्या आया, 5i, और ये क्या हुआ, -j और +3k।
ये जो वेक्टर आया ये ऐसा वेक्टर आ गया है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो ये क्या होगा, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट, और ये क्या आएगा 5i माइनस j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट, क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या 9, यही आंसर हो जाएगा। ये जो आएगा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द वेक्टर विच विल बी नॉर्मल टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लिखता जा रहा हूं और वन बाय वन डिस्कस करता जा रहा हूं। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं आपको, सिंपल पिछला ही बता रहा हूं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या, if magnitude of the resultant of two vectors which are also equal in magnitude, also equal in magnitude is equal to magnitude of either vector, क्या, if magnitude of the resultant of two vectors which are also equal in magnitude is equal to magnitude of either vector, find angle between the two vectors। यानी कोई दो वेक्टर्स हैं, वे मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल हैं, और उनका रिजल्टेंट भी क्या है, उन्हीं के किसी एक के बराबर है, एक के बराबर है दूसरे के बराबर हो। यानी कुल मिलाके कि अगर लॉ ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करें तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और ये क्या है, रिजल्टेंट। एक तो इसका तरीका कंपटीशन में अगर आप करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि ए और बी, ए को प्रोड्यूस करिए तो ए और बी के बीच एंगल ये है, और अगर तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी क्या हुआ कि ये एंगल जो होगा वो 60 डिग्री ही होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, तो इसका आंसर थीटा सीधा आ गया क्या, 120 डिग्री। एक तो ये है कि कंपटीशन में तो आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर आपको 11th के भी जो बच्चे देख रहे हो वे इस तरह से ना करें, उनके लिए हम ये कंडीशन दे रहे हैं कि आपको दिया गया है r इक्वल टू ए इक्वल टू क्या दिया है, b, और आपको पता है कि r स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस क्या, b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r स्क्वायर को भी आप a स्क्वायर लिखेंगे, एंड दिस इज आल्सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि तीनों बराबर हैं, और प्लस 2a इंटू a cos थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका cos थीटा क्या आएगा, -1/2, जो कि cos 120 की वैल्यू होती है, तो थीटा इससे आ जाएगा 120 डिग्री। थीटा क्या आ जाएगा इससे, तो याद रखें कि एक तो न्यूमेरिकल मैंने ये दिया है, दूसरा एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप लोग करने की कोशिश करें, जो कि ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। if
resultant of two vector quantities p vector and q vector is r vector. क्या? If resultant of two vectors quantity p vector and q vector is r vector, that is r vector is equal to p vector plus q vector. When magnitude of q is made 2 times the initial value, the magnitude या the new resultant is found to be perpendicular to p vector. The new resultant r dash vector is found to be perpendicular to vector. Then magnitude of r vector will be, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है P, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है Q, थर्ड ऑप्शन दिया है P प्लस Q और फोर्थ ऑप्शन दिया है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. इनमें से कोई एक ही सही है. एक बार ट्राई करें. मैं बता देता हूं. इसमें क्या है कि r वेक्टर p प्लस q के बराबर है और r का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है. ये जो मैग्नीट्यूड पूछा गया है ये r का पूछा गया है. दिया क्या है यहाँ r डैश वेक्टर जो है वो क्या है p प्लस 2q वेक्टर है. q के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया गया है तो वो r डैश वेक्टर. लेकिन साथ में इन्होंने ये दिया है कि r डैश जो है वो p के परपेंडिकुलर है. मान लीजिए कि ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, तो आप समझ सकते हैं ये क्या है p वेक्टर, ये क्या है q वेक्टर और ये क्या है r. याद रखिएगा ये जो हम बता रहे हैं यही मेथड जरूरी नहीं शॉर्टेस्ट. हम यहाँ आपको एप्लीकेशन ये बताना चाह रहे हैं कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वेक्टर अनचेंज रहता है. हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल दिए हैं. इसके तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, सोल्यूशन कोई जरूरी नहीं है, मेरा फॉलो करें. अभी यहाँ हमने प्रैक्टिस के लिए किया हुआ है. अगला जो r डैश वेक्टर इन्होंने दे रखा है वो इन्होंने ये कहा है कि यहाँ q की जगह क्या है. तो यहाँ हम ये बताना चाहते हैं अगर ये q है तो जो 2q वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगा, यानी लेंथ डबल हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी. यानी कि ये 2q वेक्टर हमने लिया और इसको ये मिला दिया. दिस इज द r डैश, क्योंकि इन्होंने कहा है क्या r डैश वेक्टर जो है वो क्या है p वेक्टर के परपेंडिकुलर है. और यहाँ r डैश है क्या, r डैश इज p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर और r वेक्टर क्या है p वेक्टर प्लस q वेक्टर. आपको मैग्नीट्यूड r का बताना है. लेकिन आप याद रखें कि अगर हम ये कहें कि ये एंगल थीटा है तो यहां पर ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा ही होगा. और जो अल्फा हमने दो वेक्टर्स के लिए बताया था, जो अल्फा बताया था वो क्या है यहाँ 90 डिग्री है. और अगर कोई दो वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर हैं और रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है रिजल्टेंट,
ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आपको पता है tan अल्फा क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस। तो यहां क्या होगा, यहां tan अल्फा माने tan 90 डिग्री होगा। क्या tan 90 जो लिखेंगे वो क्या होगा, b का मतलब 2q sin थीटा अपॉन क्या, a मतलब क्या p, ये अप्लाई करना, sin 90 हो जाएगा क्या, sin 90 अपान cos 90, और ये क्या हो जाएगा 2q sin थीटा अपान क्या, p प्लस 2q cos थीटा। इसे हम स्केलर प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, अगली क्लास है में उसको भी देखना है, क्योंकि अब क्वेश्चन मैं शुरुआत से कर रहा हूँ 1 बाई 1, क्योंकि वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। यहां पर p प्लस 2q cos थीटा जो होगा वो वैल्यू क्या आएगी, 0, दिस इंटू दिस, 0 इंटू दिस 0। आप देख सकते हैं इससे 2q cos थीटा क्या आ जाएगा, 0 सॉरी माइनस p। आप जानते हैं जो निकालना है क्या, r स्क्वायर निकालना है, वो क्या है, होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। जिससे r स्क्वायर हमें निकालना ही है, और p स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, q स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस याद रखिएगा 2q cos थीटा, 2 और q cos थीटा ये किसके बराबर है, माइनस p। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर विल बी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इसका मतलब p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, q आ जाएगी, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन से। ये स्केलर प्रोडक्ट से भी किया जा सकता है। अभी हम पहले हम लार्ज ट्रायंगल पर बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट से थोड़ा जल्दी हो जाता है, वैसा नहीं करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट के एप्लीकेशन से भी आ सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और मैं अब अगली प्रॉब्लम कराता हूँ आपको नेक्स्ट। अगली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सेट दिया हुआ है, असाइनमेंट में डाल दूंगा, इसमें भी क्वेश्चन अच्छे दिए हैं। और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तो अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेज, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेज, set of forces, the resultant of which cannot be zero, which cannot be zero। सेट दिए हुए हैं, पहला है 10 10 10, दूसरा है 10 10 20, तीसरा है 10 20 20, और चौथा दिया है क्या 10 20 20। इन्होंने ये कहा है, याद रखिएगा क्वेश्चन में उन्होंने ये, कई बार क्या होता है वो पूछ कुछ रहे होते हैं, जल्दबाजी में आप लोग कुछ गलत कर जाते हैं। प्रॉब्लम में इन्होंने ये कहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी जीरो। थोड़ा ये समझने की कोशिश करिएगा कि अगर
दो ट्रायंगल है ए, या ये F1 वेक्टर है और ये क्या है, F2 वेक्टर है। अगर थर्ड फोर्स इसका रिजल्टेंट है, अगर थर्ड फोर्स क्या है, इसका रिजल्टेंट है थर्ड साइड, और उसको अपोजिट लगा दिया है ऐसे, थर्ड फोर्स ये F3 वेक्टर में, तो आप ये देखो कि F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या आएगा। यहाँ लास्ट ट्रायंगल से these two vector can be represented by the two sides of a triangle। तो थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, माने फर्स्ट के टेल से चलेंगे, तो फर्स्ट के टेल से अगर इधर जाना है तो वो वेक्टर क्या होगा, माइनस F3 वेक्टर होगा। क्या होगा, अगर इफ दिस इज F3 ये तो गिवन है, तो फिर ये वेक्टर क्या होगा, माइनस F3 होगा, और अगर ये माइनस F3 है तो प्लस F3 ये क्या हो जाएगा, 0। मतलब वहां पर अगर इस तरह से होता F1 F2 और F3 होता, तो F1 F2 F3 का रिजल्टेंट जो था वो क्या आ जाता, 0 आ जाता। अब आप यहां समझने की कोशिश करिए, ये 10 दिया है और ये 10, और दूसरी बात, दो बातें, आप लॉ ऑफ ट्रायंगल कब अप्लाई करेंगे, जब वेक्टर्स कोलिनियर नहीं होंगे। क्योंकि हमने ये देखा कर रखा है कि थीटा अगर 0 हो तो r क्या हो जाता है, a प्लस बी, और थीटा क्या था, 180 था, तो r क्या हो जाता था, a माइनस बी या b माइनस a, जैसा भी केस हो, t ग्रेटर देन b है यार। तो जब वेक्टर कोलिनियर होंगे तो आपको लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाने की जरूरत नहीं होगी। लॉ ऑफ ट्रायंगल तभी लगाएंगे जब वो कोलिनियर नहीं होंगे और एक ही प्लेन में होंगे। बात को समझिए। तो यहां पर ये क्या था, कोलिनियर अगर नहीं होते तो लॉ ऑफ ट्रायंगल बनता, और ये कंडीशन बनती, तो F1 और F2 F3 तीनों का रिजल्टेंट क्या आ जाता, 0 आ जाता। हमें इस प्रॉब्लम में ये बताना है कि कब ऐसा नहीं हो सकता है, कब ऐसा नहीं हो सकता है। तो या कब नहीं हो पाएगा, जब कोलिनियर भी ना हो। अगर कोलिनियर हो तो दोनों के सम या डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए। सम या डिफरेंस क्या आ जाए, तो फिर हो जाएगा रिजल्टेंट 0, क्योंकि यहां तो मैग्नीट्यूड ही दिए हैं। लेकिन यहां जब तीनों 10 10 10 दिए हुए हैं, तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको सोचना है। एक तो कोलिनियर तो नहीं है, लेकिन ट्रायंगल बन जाएगा, और जब ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल भी बनने की कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहां पर 10 प्लस 10 क्या हो गया, दो साइड का 20, और 20 10 से ज्यादा है। कोई भी दो लीजिए, 10 और 10, 10 और 10 क्या आ रहा है, 20, 20 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो इस केस में 0 हो सकता है, मतलब नेट फोर्स 0 हो सकता है, क्योंकि दो का रिजल्टेंट सम के बराबर हो सकता है। तीसरा देखिए, क्या सेकंड केस क्या है, 10 10 और 20 यहां क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। अगर यहां क्या है, ट्रायंगल तो नहीं बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, 10 प्लस 10 क्या है, 20 हो गया, यानी इस कंडीशन से आ जाएगा। यानी इन दो के बीच अगर एंगल हम 0 रख लें तो 10 और 10 का 20 रिजल्ट आ जाएगा, यानी इन तीनों के मिलने से रिजल्टेंट 0 हो सकता है। हमको वो निकालना है जिसमें 0 नहीं हो सकता। यहां देखिए, ये क्या है, 10 20 और 20, तो यहां पर कोलिनियर नहीं करना पड़ेगा, ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल बनने में 10 प्लस 20 क्या, 30 मोर देन 20, 20 प्लस 20 40 मोर देन 10, 20 प्लस 10 30 मोर देन 20। तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, ट्रायंगल बन सकता है, और ट्रायंगल बन सकता है तो तीनों का सम 0 हो सकता है, हो जाएगा। कुछ एंगल हमें ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा, 0 हो जाए। हमें अब ये दिया है थर्ड लास्ट केस में अब 20 प्लस 10 या 20 प्लस 40 10 नहीं हो सकता है, तो कोलिनियरिटी वाली कंडीशन नहीं हो सकती, a प्लस बी नहीं हो सकता, और b माइनस 40 माइनस 20 भी 10 नहीं है, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ ट्रायंगल भी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि 20 प्लस 10 क्या है? 30 एंड 30 इज लेस देन 40। यानी टू साइड्स का सम क्या है? 30 से कम आ गया। इसका मतलब ट्रायंगल भी नहीं बन सकता है, कोलिनियरिटी भी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यही वो केस होगा जिसमें वो कह रहे हैं कब जो है रिजल्टेंट 0 नहीं मिलेगा, आउट ऑफ द सेट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ व्हिच कैन नॉट बी 0। तो आपका आंसर यहाँ क्या होगा? कुछ बात समझ में? एक और न्यूमेरिकल दे रहे हैं। समझ में आ गया है? नोट कर लेना। हम यह क्वेश्चन इस तरह से दे रहे हैं कि if two forces of magnitude 30 Newton and 50 Newton are acting on a body, क्या if two forces of magnitude 30 Newton and 50 Newton are acting on a body, then their resultant may be, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है 90 न्यूटन और सेकेंड ऑप्शन क्या है? 15 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन क्या है? 40 न्यूटन और लास्ट ऑप्शन क्या है? 85 न्यूटन। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है, क्या बता सकते हैं? क्या बता? कौन सा होगा? थर्ड ही सही है। ये क्यों? क्योंकि 90 न्यूटन क्या है? 50 और प्लस 30 यानी क्या है? 80 न्यूटन है, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आर वेक्टर ए प्लस बी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ए प्लस बी है और मिनिमम क्या है? तो मैक्सिमम 80 से ज्यादा नहीं हो सकता और मिनिमम 50 माइनस 30 यानी 20 से कम नहीं हो सकता। 20 और 80 के बीच में होगा और 20 और 80 के बीच में 40 न्यूटन आता है। 15 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये